प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अनिल प्यासी, आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज अपन स्थिर विद्युत इकाई भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के लिए जो चल रही थी, उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण भाग कूलाम का नियम और इसकी सीमाएं, इस पर आए हुए कुछ नियतांकों की विमाएँ, विमीय सूत्र और उनका मान इत्यादि पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से सावधान होकर के पढ़िएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा और शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिएगा। और पिछले वीडियो को भी आपने जिस प्रकार पसंद किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बस आप लोग करते रहें, जिससे आपका हमारा ये छोटा सा प्रयास अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो चलो विद्यार्थियों, उठाएं नोट्स और चलते हैं आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में। तो विद्यार्थी यहाँ पर पहले कथन देख लेते हैं अपन कि कूलाम का नियम क्या है। कथन कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ कुछ बातें हैं, इसमें तो कथन हुआ, कुछ बातें हैं जैसे बिंदु आवेश किसे कहते हैं, इसको पहले समझ जाएं। कब आकर्षण कब प्रतिकर्षण, ये भी क्लियर कर लें। तो ऐसे आवेशों को अपन बिंदु आवेश कह सकते हैं। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनकी विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। जैसे मैं यहाँ पर एक बात कर सकता हूँ समझने के लिए। एक यहाँ पर ये एक गोल कोई वस्तु है, ये इसमें आवेश है, और दूसरी वस्तु ये है। आप इसकी साइज देखें और इनके बीच की दूरी देखें, तो इस दूरी की तुलना में इसकी साइज, इसका आकार, इनकी विमा क्या है, बहुत कम हो गई। तो दूरी की तुलना में इसकी विमा, इसकी साइज, इसका आकार बहुत कम हो गया, तो इन्हें हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि बिंदु आवेश क्या हुए। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनकी विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। अब बात और कर लें यहाँ पर कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण कब होगा? अगर दो बिंदु आवेश हैं, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है ये, और यहाँ पर एक बिंदु आवेश है। इस पर मान लें अपन कि इस पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी भी बना देते हैं अपन कि इन दोनों के बीच की दूरी मान ले रहे हैं R है। इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो आकर्षण कब? अगर ये प्लस आवेश होगा और ये माइनस आवेश होगा, यानी विजातीय होंगे, तो आकर्षण लगेगा। लेकिन दोनों अगर सजातीय होंगे, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, अथवा ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों एक प्रकार के आवेश होंगे, तो प्रतिकर्षण होगा। विजातीय आवेश में कौन सा? आकर्षण। सजातीय आवेश में कौन सा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य दो प्रकार के ही बल तो लगेंगे, या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। क्लियर हुआ? तो उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब परिमाण लेना है। जैसे अगर इस बिंदु आवेश पर माना कि 5 कूलाम आवेश है, 5 कूलाम आवेश है यहाँ पर, ये धन वाला है, और यहाँ पर 5 कूलाम आवेश है, यहाँ पर माना कि 6 कूलाम आवेश है यहाँ पर, लेकिन ये ऋण वाला है। तो हमको ये प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पर परिमाण लेना है इसका। यहाँ पर -6 का परिमाण 6 बन जाएगा और 5 का परिमाण 5 ही रहेगा। तो इनका गुणा करना है, तो परिमाण लेना है उसका, है ना। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी ये है। अब इसको थोड़ी सा और सांकेतिक रूप में समझ जाए, यहाँ पर लिख लें, अपन समझ जाएंगे कि माना दो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, Q1, यहाँ अपन माने ले रहे हैं कि माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं, एक ये है दूसरा ये है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो इनके बीच लगने वाला बल, अब यहाँ आकर्षण प्रतिकर्षण की बात नहीं कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बल ही तो लगेगा, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, तो बल। तो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी r है, उनके बीच लगने वाला बल F। इसका इतना ले बल क्या होगा, उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो एक बिंदु आवेश पर कितना परिमाण है, Q1, दूसरे पर Q2, तो इन दोनों का गुणनफल यानी Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, यानी पहला पॉइंट ये कहला जाएगा, पहला पॉइंट अपन बोले कि F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक, ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना, उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरा पॉइंट आगे बढ़ाते हैं इसमें कथन का कि एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो इसका वर्ग करना है, लेकिन अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, तो बटे में लिखना पड़ेगा, यानी f ये 1/r², ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब इनको अगर हम संयुक्त कर दें, संयुक्त करने पर, मिलाने पर, तो ये कैसा बन जाएगा, ये नियम का कथन, संयुक्त करने पर F, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिए, ये अपन Q1 Q2 बटे r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमेशा एक ही नियतांक आ जाता है, यहाँ पर भी नियतांक लिखेंगे स्मॉल के, Q1 Q2 बटे r²। फिजिक्स का एक रूल्स है विज्ञान में कहीं भी, कि जहाँ भी कोई नियतांक आता है, कोई प्रतीक लिया जाता है, उसका परिचय देना पड़ता है। तो अपन ने एक नियतांक लिया ना यहाँ पर k, तो k के बारे में बताएंगे, k क्या है, k क्या है, k एक अनुपातिक नियतांक है, k एक अनुपातिक नियतांक है। इसका मान काय पर निर्भर करता है, दोनों के बीच कौन सा माध्यम है और मापन की पद्धति पर। इसको भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर ने जान लिया कि ये स्मॉल के लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये स्मॉल के बारे में बता दिए। के एक अनुपातिक नियतांक है, इसका मान माध्यम एवं मापन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इतना आपने नोट भी कर लिया होगा। अब इसके बारे में यहाँ पर एक बात, ये माध्यम यानी यहाँ वायु है, निर्वात है, या फिर कोई दूसरा माध्यम है, जल है, अभ्रक है, कैसा माध्यम, माध्यम पर निर्भर करेगा। और मापन की पद्धति तो आप जानते ही होंगे, SI पद्धति, CGS पद्धति इत्यादि। SI में अलग होगा, CGS में अलग होगा। तो ये कैसे आगे होगा, इसके बारे में अपन आगे देखते हैं। ओके, इतना नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। तो इतना अपन ने देख लिया था कि कूलाम का नियम F बराबर K Q1 Q2 बटे R या निर्वात हो तो, दोनों के बीच का जो माध्यम वायु या निर्वात हो तो स्मॉल k का मान जो होता है, जो स्मॉल k का मान, इसका मान निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 कैसे बनाते हैं, ये और यहाँ पर 0, एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन 0 हुआ। अच्छे से बना दो, ये प्रतीक अच्छे से बनाए जाते हैं। एप्सिलॉन 0 स्मॉल k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन 0 नया प्रतीक आया। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। यहाँ लिख देंगे अपन, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। आप लोगों के मन में एक बात और आ रही होगी
ये विद्युतशीलता नया शब्द आ गया, नहीं मालूम। मैं बता दूं, थोड़ी सा बाद में नोट भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ चाहे साइड में जो बॉक्स बनाए हो गए कॉपी में उसमें नोट कर सकते हो कि विद्युतशीलता किसे कहते हैं। वास्तव में विद्युतशीलता किसी माध्यम में विद्युत बल रेखाओं के चालन की माप है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी माध्यम में विद्युत बल रेखाओं के चालन की माप को विद्युतशीलता कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये स्मॉल के की जगह पर इतना लिख देंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पर ये Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर तो रहेगा। ये हो गया। अच्छा, पद्धति कौन सी लिए थे, SI। तो ये F क्या है, बल है, तो इसका मात्रक नहीं लिखना पड़ेगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन। तो ये हुआ SI पद्धति में माध्यम वायु या निर्वात है तब के लिए। अब यहाँ पर के पराविद्युतांक का माध्यम अगर रहेगा तो ये दूसरे रूप में आ जाएगा। वो कैसे होगा देखते हैं। हाँ, यदि अभी अपन ने देखा कि माध्यम वायु निर्वात है, अगर माध्यम वायु निर्वात की बजाय कोई और दूसरा माध्यम है दोनों के बीच में, उसका पराविद्युतांक के है, कैपिटल के। ये स्मॉल के था, यहाँ पर ये कैपिटल के था, ये स्मॉल के है, यहाँ कैपिटल के है। माध्यम के पराविद्युतांक का कोई माध्यम हो तो यहाँ पर एक नई बात निकल कर के आ रही है कि ये कैपिटल के पराविद्युतांक क्या है, नया शब्द है। पराविद्युतांक के बारे में आगे डिटेल में आएगा, यहाँ पर थोड़ी सा 1-2 लाइन में अपन समझ ले रहे हैं कि यदि जो माध्यम आपने लिया है, माध्यम, उस माध्यम की विद्युतशीलता, ये तो एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता थी। अब जो अपन ने माध्यम लिया, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है और निर्वात की विद्युतशीलता क्या थी, एप्सिलॉन जीरो। तो इन दोनों के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। यानी कि पराविद्युतांक क्या है, पराविद्युतांक एक प्रकार से सापेक्षिक विद्युतशीलता है। सापेक्ष, काय के सापेक्ष निकाल रहे हैं हमने, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता को अपन माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। तो चूंकि कैपिटल के बराबर, यानी माध्यम का पराविद्युतांक कैपिटल के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो। यहाँ फिर से बता दें अपन, एप्सिलॉन क्या है, ये यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो निर्वात की थी, ये माध्यम की है। एप्सिलॉन हो गई माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ये थोड़ी लिखने में जल्दी में थोड़ी सा ऐसा हो जाता है। ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इसका मान अपन निकाल सकते हैं ना। E बराबर कितना हो जाएगा, इसमें तिर्यक गुणा इसमें कर दें तो E बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो कैपिटल के। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ जो प्रतीक में माने थे, यहाँ पर अपन को अब कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता, पहले निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन थी, अब कितनी हो गई यहाँ पर, यहाँ एप्सिलॉन जीरो थी, अब कितनी हो गई यहाँ पर, एप्सिलॉन हो गई। तो यहाँ इसका मान भरना पड़ जाएगा। तो अभी कैसा हो जाएगा, इसका सूत्र देखते हैं। तो इसमें अपन मान भर दें यहाँ पर, तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई के बाद ये क्या थी, विद्युतशीलता थी। इकाई की थी, निर्वात की थी ना। लेकिन अब अपना तो आ गया माध्यम, तो माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन है। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए अपन को, एप्सिलॉन लिखना चाहिए ना, ऐसा एप्सिलॉन। और फिर कितना लिखना चाहिए, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ऐसा सूत्र लिखना चाहिए। तो हमने ऐसे ही लिखा, लाइन बचाने के लिए इस एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन का आप मान भर दीजिए ना। एप्सिलॉन का मान कितना अपन ने निकाला है, एप्सिलॉन जीरो कैपिटल के। थोड़े अच्छे से सूत्र को लिख दें इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल के, ध्यान रहे कैपिटल के, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और मात्रक SI ही है इसलिए न्यूटन। तो ये अब ये वाला सूत्र कब हो गया, ये जब के कैपिटल के पराविद्युतांक का माध्यम है, तो ये सूत्र माना जाएगा कूलाम के नियम का।
और यदि वायु निर्वात है तो ये हो जाएगा। अब थोड़ी सा अगर भाई सीजीएस पद्धति, तो यहाँ थोड़ी सी और बता दूं, यदि माध्यम सीजीएस पद्धति है ना, दोनों के बीच दोनों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है और मात्रक की पद्धति सीजीएस है। दिख रहा होगा यहाँ पर कॉर्नर में लिख रहा हूँ सीजीएस पद्धति में माध्यम वायु या निर्वात हो तो जो स्मॉल के आया था ना, स्मॉल के कहाँ पर, ये वाला स्मॉल के जो सूत्र में आया था, ये स्मॉल के एफ बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो स्मॉल के जो अनुपातिक नियतांक था इसका मान 1 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मात्र इतना। लेकिन सीजीएस पद्धति में ये बल है तो बल का मात्रक कितना हो जाएगा, डाइन। ये दिख रहा होगा यहाँ पर कॉर्नर में, मैं यहाँ लिख दूँ इसका मात्रक डाइन। तो ये सीजीएस पद्धति में कूलाम के नियम का सूत्र ये हो गया। आप कहेंगे विद्यार्थी है, ये कहेंगे कितने सारे प्रतीक इसके क्यों बता दिए गए। भाई ये सब कूलाम के नियम के स्वरूप है। आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये कहा लिख दिया गया कि सीजीएस पद्धति में कूलाम का नियम है F बराबर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और आपके दिमाग में इतना भर वो है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप इसको गलत समझेंगे, जबकि ये तो सही रहेगा। ये भी कूलाम का नियम है, ये भी कूलाम के विभिन्न नियम के विभिन्न माध्यम में स्वरूप हुए। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, कैपिटल के का मात्रक, स्मॉल के का मात्रक क्या होगा, ऐसे ऐसे इनका विमीय सूत्र क्या होगा। तो अपन रटने की कोशिश करते हैं, जबकि ये तो बहुत सरल है। चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, विमीय सूत्र, अनुपातिक नियतांक के है, इसका मात्रक, विमीय सूत्र इत्यादि किस प्रकार निकालते हैं। तो बात करते हैं एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आए, कोई विद्यार्थी रट के गया, वो कुछ का कुछ याद किया, कहीं का कहीं भूल गया, गलत हो जाएगा। चलिए अपन मूल नियम पर चलते हैं कि जो कूलाम का जो नियम निकला था, F बराबर क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इतना ही तो निकला था। ये न्यूटन, ये F बराबर था। लेकिन हमको पूछा गया एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, तो हम एक काम करें कि एप्सिलॉन जीरो को पक्षांतर करके यहाँ ले जाएं, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और F यहाँ लिख दें, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो का सूत्र बना दिए, एप्सिलॉन जीरो बराबर 4 पाई, और यहाँ पर आ गया कैपिटल F Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब भाई यहाँ पर मात्रक देखें किस किस के क्या क्या होते हैं। देखो, एक तो संख्या है, मात्रक नहीं होगा। 4 संख्या है, मात्रक नहीं होगा। पाई भी बेमाहीन राशि होगी, मात्रक है, इसका मात्रक नहीं होगा। मतलब ये संख्यात्मक भाग हो गया, 1 4 और पाई, इतना ही संख्यात्मक भाग हो गया। लेकिन यहाँ पर ये बल का मात्रक तो होगा। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, तो न्यूटन नीचे आ गया क्योंकि नीचे है ये। फिर यहाँ पर कोई चिन्ह बीच में, यहाँ पर गुणित लगा दिए। ये क्या दूरी थी दोनों के बीच में, तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। लेकिन यहाँ देखें क्या है, वर्ग है, तो आपको यहाँ भी वर्ग लगाना पड़ेगा। और ऊपर ये क्या है, क्यू क्या है, आवेश है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक हम जानते हैं, कूलाम है। पर यहाँ पर कूलाम देखें, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, तो आवेश 2 बार हो गया ना, तो कूलाम गुणित कूलाम करेंगे, तो कूलाम गुणित कूलाम यानी कितना हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। तो इसका मात्रक निकल गया। इतना सरल है मात्रक निकालना, याद करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं होती है। क्या मात्रक हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। इसका संख्यात्मक मान आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा है। इसका संख्यात्मक मान होता है
हाँ, लगभग 8.854 गुणित 10 की घात -12। बाकी मात्रक यही लिख दीजिए आप, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया, है ना। यहाँ पर ये तो ये इसका मात्रक भी निकाल दिया और एप्सिलॉन जीरो का ये मान हो गया, ये एप्सिलॉन जीरो का ये मान हो गया और यहाँ पर मात्रक हो गया। अब रही बात विमीय सूत्र निकालने की, तो विमीय सूत्र भी निकाल सकते। चलिए तो विमीय सूत्र निकालते हैं एप्सिलॉन जीरो का। वैसे याद भी हो जाए तो अच्छी बात है, पर निकालते भी बनना चाहिए, कई बार भूल जाते हैं अपन। तो वैसे अपन ने जैसे मात्रक निकाला था वैसे विमीय सूत्र निकाल लेंगे। कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, एप्सिलॉन जीरो का निकालना है, इसको यहाँ ले गए अपन ने, एप्सिलॉन जीरो ये चला गया, यहाँ पर एफ आ जाएगा जैसा भी किए थे, 1/4 पाई एफ। एफ यानी बल, यहाँ Q1 Q2/r²। अब देखें विमीय सूत्र निकालना है, तो विमीय सूत्र ये इतना तो बेमाहीन राशि हो जाएगी ना, इतना तो इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होना ना। ऊपर की तरफ से शुरुआत करते हैं। ये क्या है? आवेश। ये क्या है? आवेश। 2 बार है, तो ए टी आवेश का विमीय सूत्र अपन ने देखा था, ए टी। फिर ए टी 2 बार हो गया ये। और यहाँ पर ये क्या है? ये दूरी। दूरी का क्या हो जाता है? दूरी SI मात्रक मीटर होता है, प्रतीक के रूप में विमाएं L से दर्शाते हैं, तो L स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है ये वाला। अब यहाँ पर बचा F, तो F क्या है? बल। बल का विमीय सूत्र अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, अन्यथा बल का विमीय सूत्र फिर आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा ऐसे करके भाई। बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान तो m से दर्शा देंगे। अब त्वरण यानी वेग, परिवर्तन की दर यानी वेग बटे समय, और तोड़ें अपन, मूल राशि जब तक नहीं आ जाती। m लिख रहे हैं तो वेग बराबर विस्थापन दूरी लिख सकते हैं, तो दूरी बटे समय, तो समय एक बार था, एक बार और आ गया, तो समय का वर्ग। अब ये m दूरी को अपन ने दर्शा दिया l से, समय को t से, तो ये हो जाएगा m है, सॉरी ये समय 2 बार है तो वर्ग कर दें, mL/t की घात -2। इकाई का विमीय सूत्र निकल गया, ये बल का विमीय सूत्र निकल गया। तो बल का विमीय सूत्र आप यहाँ पर भर दो, mL/t की घात कितनी? -2। अब इसका कैलकुलेशन कर दो, उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पहले नीचे का कैलकुलेशन कर दें। m एक बार है, नीचे देखें एक ही बार है, m लिख दें। फिर L एक ये है और यहाँ 2 है, तो L कितनी हो गई? 3। और t की घात यहाँ पर कितनी है? -2 है। अब ऊपर का हल कर लें। ऊपर यहाँ पर देखें a कितने बार हो गए? 2, तो a की घात 2 लगा दिए। t कितने बार हो गए? 2 बार। अब हम इसको एक लाइन में लिखते हैं विमीय सूत्र को हमेशा, और पहले हमेशा द्रव्यमान लिखते हैं, फिर लंबाई लिखते हैं, फिर समय, और फिर यहाँ पर a का मान लिखा जाता है, इस क्रम में लिखा जाता है। तो m पहले ये लिखेंगे, लेकिन ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, अभी इसकी घात कुछ नहीं है, 1 है, तो ऊपर जा कर के इसकी घात हो गई -1। समझ में आया? ये ऊपर ले गए तो इसकी घात हो गई -1 m की। और L कितनी घात है यहाँ पर? 3, लेकिन ऊपर ले जाओगे तो L की घात कितनी हो जाएगी? -3। अब यहाँ पर बात करते हैं t की, तो t देखें ऊपर, ये t कितनी है यहाँ पर? t की घात कितनी है? 2। और ये वाला भी जाएगा तो ये नीचे ऋण है, तो ऊपर जा कर के कितना हो जाएगा? (2), तो t की घात कितनी हो जाएगी? 4, यानी t की घात हो गई 4। अब बचा भाई क्या? a बचा। a की घात कितनी हो गई? 2। तो ये इकाई का विमीय सूत्र आपने निकाल करके रख लिया। ये विमीय, तो आपने देखा कि एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र कितनी आसानी से अपन ने निकाल लिया। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते रहते हैं, सही जोड़ी बनाने इत्यादि में निकालते भी बनना चाहिए, और अभ्यास करते रहेंगे तो आपको याद भी हो सकता है ना। इसी प्रकार जो अनुपातिक नियतांक आया था उसके बारे में पूछ लें कि उसका मात्रक बताओ,
उसका विमी सूत्र बताओ, तो अपन को समस्या नहीं जानी चाहिए। चलिए तो यहाँ विद्यार्थी यहाँ देखते हैं, जो इस्तेमाल के अनुपातिक नियतांक था इसका मात्रक पूछ लिया जाए, तब इसका मात्रक कैसे बने? बिल्कुल सिंपल, इस्तेमाल के को अपन ने ये लिख रहने देंगे, यहीं पर ये लिख रहने दिए इस्तेमाल के को, बाकी का पक्षांतर कर दें। एफ यहाँ पर है, ये सट जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा में आर स्क्वायर यहाँ चला गया, ठीक है यहाँ। और ये Q1 और Q2 कहाँ जाएगा, ऊपर है तो कितना हो जाएगा, नीचे आ गया Q1 Q2, इस्तेमाल के का मान आ गया। अब मात्रक बना लीजिए आप, तो इस्तेमाल के मात्रक इस्तेमाल के का मात्रक कैसे बनाएंगे, ऊपर क्या है बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, ये लिख दिया SI मात्रक। ये क्या है दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो लिख दिए मीटर। कितने बार है, वर्ग है, 2 बार लिख दिए। फिर ये प्रति, ये ऑब्लिक कर दिए। क्यू यानी आवेश, आवेश 2 बार है तो कूलाम लिख दें, लेकिन कूलाम लिखेंगे तो 2 बार लिख देंगे। ये इसका मात्रक हो गया। चाहो तो आप इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हो, ये हमने आपके अभ्यास पर छोड़ा है। आप इसका विमी सूत्र, अनुपातिक नियतांक के का विमी सूत्र निकालिएगा और देखें, आप कमेंट करके भी बताइएगा कि इसका विमी सूत्र आपसे निकालते बना या नहीं बना। वैसे इसका जब मान निकालते संख्यात्मक मान, तो कितना होता है, इस्तेमाल के का संख्यात्मक मान के बराबर अपन ने निकाला था अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना होता है। और इसका जब संख्यात्मक मान याद रखेंगे अपन 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन। ये जो इस्तेमाल के अनुपातिक नियतांक था इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका जब आंकिक मान निकालते तो 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बस न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका ये इतना मान होता है, ध्यान रखिएगा। तो कूलाम के नियम का एक रूप ऐसा भी हो जाता है, F बराबर ये इसका मान निकाल करके यहाँ पर ये वाला संख्यात्मक भर दिए 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन। सॉरी, इसको मात्रक बार बार ना लिखें क्योंकि यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ कि ये जो इस्तेमाल के जो यहाँ पर है इसका अपन ने संख्यात्मक मान ये निकाला, यहाँ पर भर दिए Q1 Q2 R स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। तो कूलाम की नियम का एक रूप ये भी हुआ। ये तो इकाई आवेश या एकांक आवेश, इसकी परिभाषा निकालने के लिए वैसे डायरेक्ट लिख तो सकते हैं, कई विद्यार्थी रट लेते हैं, पर समझ करके काम करना चाहिए, या उसमें याद करने में भी समझने में भी आसानी जाती। जैसा कि आपने देखा था कि एकांक आवेश की परिभाषा निकालने के लिए क्या है, कूलाम का नियम जो अभी रूप बताया गया था, F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ आपको ऐसा उपाय करना है कि यहाँ पर फाइनली Q बराबर 1 आ जाए। तो यहाँ देखें क्या क्या बदलाव करते हैं, कैसी कंडीशन लगाते हैं। यदि देखें यहाँ पर 9 गुणित 10 की घात 9 है, यहाँ भी होगा तो ये दोनों कट जाएंगे ना। तो यदि F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन, यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर F की जगह पर, एवं यहाँ हमने बताया ना केवल Q भर बचाना, एवं R बराबर 1, R क्या थी दूरी, तो दूरी के लिए मीटर, 1 मीटर, और Q1 और Q2 दो अलग अलग हैं तो दोनों एक हो जाए, Q1 और Q2 दोनों एक हो जाए, कितने हो जाए, को Q के बराबर हो जाए, एक प्रतीक हो जाए। तो इतना यहाँ पर चेंज कर दें तो कैसा ये सूत्र बन जाएगा, थोड़ी इसमें मान भर देंगे। यहाँ पर मान भर दिए ये वाला 9 गुणित 10 की घात 9, यहाँ पर भर दिए, ठीक है, बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 ये वाला Q1 Q2, इसकी जगह पर मात्र अपन ने भर दिया Q, तो हो जाएगा Q गुणित Q, यानी Q का वर्ग भी आप लोग लिख सकते हैं, Q गुणित Q कर दें, Q का वर्ग कर दूँ मैं, डायरेक्ट समझ जाओगे आप लोग। यहाँ Q और Q, तो Q का स्क्वायर, ये Q स्क्वायर,
और दूरी की जगह दूरी कितना हो गया ये 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा ये। आप इसका यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये से ये कट जाएगा ये, तो कितना बचा, इसका तिर्यक गुणा इसमें किए 1 में किए तो 1 ही आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। वर्ग हटाया अपन ने तो क्यू बराबर प्लस माइनस 1। अब यहाँ से देखें परिभाषा निकल कर के आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, कंडीशन देखें, एक एक लाइन नोट भी करते रहें आप लोग, कुछ नोट भी करते जाना चाहिए कि हमने यहाँ पर लिया Q1 और Q2 दोनों को क्या किया, इक्वल किया। तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, ये एक यहाँ पर है Q और यहाँ भी Q, दोनों आवेश हैं जो इन पर परिमाण दोनों बराबर है और दोनों एक से हैं, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। ये इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यदि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, क्योंकि ये जो मान निकला था वायु निर्वात के लिए था, वायु या निर्वात में कितने मीटर की दूरी पर हो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो प्रत्येक को कितने बल से प्रतिकर्षित करें, प्रत्येक को इतने बल से प्रतिकर्षित करें, 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें। क्यों, समान परिमाण के आवेश ले रहे हैं, सजातीय आवेश ले रहे हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश को, ये प्रत्येक आवेश है उनको क्या कहेंगे, अपन एकांक आवेश कहेंगे। नोट कर लीजिए परिभाषा, फिर से बोल रहा हूँ कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, जो एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। कई लोगों को याद नहीं हो रही होगी परिभाषा, समझ में नहीं आ रही होगी। देखें, पहले ये लाइन बोलना है, ये इसको बोलिए पहले 1 नंबर, फिर दूसरे नंबर पे इसको बोलिए, फिर तीसरे नंबर पे इसको बोलिए। परिभाषा याद हो गई एकांक आवेश को, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, अब सजातीय आवेश लिए हो तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश जो वायु निर्वात में कितने मीटर की स्थिति दूरी पर स्थित हों, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, और परस्पर एक दूसरे को इतने बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, इकाई आवेश कहते हैं। बिल्कुल क्लियर। समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, जो एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। क्लियर। तो अपन ने एकांक आवेश भी जान लिया। तो विद्यार्थियों, कूलाम के नियम की सीमाएं मतलब लिमिटेशन, कहाँ तक ये लागू होगा, किस पर लागू होगा, कहाँ पर ना होगा, तो इसकी कुछ सीमा है। पहली सीमा है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश जान ही चुके हैं कि दूरी की तुलना में उनकी जो विमा है, आकार है आवेशित वस्तु का, वो बहुत कम होता है ना, उसको बिंदु आवेश कहते हैं। फिर से पॉइंट बोले दे रहा हूँ स्पष्ट कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा, यह स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। अगर आवेशित बिंदु जो है ना, वो अगर चलायमान है तो वहाँ पर ये बल नहीं लगेंगे, दूसरे बल लगेंगे, है ना। तो यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। फिर अगर दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है, उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है, या उनके बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है, कितनी कम है ये देखें, 10⁻⁻15 मीटर से भी कम है, तो इसके लिए यह नियम लागू नहीं होता। भाई इतने कम दूरी के लिए क्यों लागू नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति में नाभिकीय बलों की प्रधानता हो जाती है। 1 लाइन 2 लाइन की बातें और हैं, जैसे पराविद्युतांक शब्द आया था तो वस्तुनिष्ठ पूछ लिया करता है। पराविद्युतांक का चैप्टर आगे भी आएगा, पर आप लोग नोट बॉक्स में बॉक्स बना लेते हैं नोटबुक में, उसमें लिख सकते हैं कि धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है और वायु या निर्वात का पराविद्युतांक प्रायः 1 मान लिया जाता है, 1 होता है। वायु निर्वात का पराविद्युतांक 1 और धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है, और जल का पराविद्युतांक लगभग 81 होता है। वैसे पराविद्युतांक वाले चैप्टर में डिटेल से भी जानेंगे। तो थैंक यू विद्यार्थियों, मेहनत करते रहिए और घर में रहें, सुरक्षित रहें, नोट बुक भी बनाते रहें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप सभी का सहयोग और मेरा ये छोटा सा प्रयास सफल हो सके। थैंक यू। विद्यार्थियों, कैसी लगी आज की क्लास? आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं उसका यथोचित उपाय निदान जो संभव होगा करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और निरंतर जुड़े रहें। मेरा प्रयास रहेगा कि भौतिक विज्ञान की पूरी विषय वस्तु को आप लोगों तक पहुंचाने का सरल से सरल शब्दों में प्रयास करूं। और मेरा ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में नई विषय वस्तु के साथ।